सुबह का समय था। गांव के बाहर बनी सब्जी मंडी में रोज की तरह हलचल शुरू हो चुकी थी। कोई आवाज लगाकर सब्जियां बेच रहा था, कोई मोल भाव कर रहा था, तो कहीं मजदूर ठेले खींचते नजर आ रहे थे। चारों तरफ वही रोज जैसा शोरगुल और भाग दौड़ थी। मगर इस सामान्य भीड़ में आज कोई ऐसा खास शख्स मौजूद था जिसका वहां होना बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। वह महिला साधारण कपड़ों में थी, ना कोई सरकारी गाड़ी, ना सिक्योरिटी गार्ड, बिल्कुल आम इंसान की तरह। उम्र लगभग 34 साल, चेहरा शांत लेकिन आत्मविश्वास से भरा हुआ। देखने वालों को लगा जैसे यह कोई बाहर की महिला है, पर किसी को अंदाजा तक नहीं था कि यह इस जिले की नई डीएम जिला अधिकारी डॉ सानवी मेहता हैं। डीएम सानवी मेहता धीरे धीरे चलते हुए सीधे एक ठेले के पास जा रुकी, जहां एक बुजुर्ग महिला सब्जी बेच रही थी। सानवी ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, ताई, गोभी क्या भाव दिए हैं? महिला ने तराजू संभालते हुए जवाब दिया, बेटी, आज गोभी RS 45 किलो है, आपको कितना चाहिए? तभी सब्जी मंडी के शोर के बीच एक मोटरसाइकिल की तेज आवाज सुनाई दी। बाइक पर इंस्पेक्टर विक्रांत पाटिल, उम्र करीब 27 साल, मंडी में दाखिल हुआ। चेहरे पर रौब और वर्दी का घमंड साफ झलक रहा था। वह सीधे उसी बुजुर्ग महिला के ठेले पर रुका। इंस्पेक्टर को देखते ही महिला के चेहरे पर घबराहट छा गई। उसने सिर झुकाकर धीमे स्वर में कहा, आज क्या चाहिए आपको विक्रांत साहब? जो भी चाहिए ले लीजिए। इंस्पेक्टर ने हुक्म के लहजे में कहा, 8 किलो टमाटर दे और 2 किलो तोरई भी देना। महिला ने बिना कोई सवाल किए तुरंत सब्जियां तोल कर दे दी। विक्रांत ने सब्जियां उठाईं और बिना एक भी पैसा दिए अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा और वहां से चला गया। यह सब देखकर डीएम सानवी मेहता हैरान रह गईं। उन्होंने बुजुर्ग महिला, जिनका नाम अब कमलाबाई था, से गंभीर स्वर में पूछा, ताई, उस इंस्पेक्टर ने आपको सब्जियों के पैसे क्यों नहीं दिए और आपने उससे कुछ कहा क्यों नहीं? कमलाबाई की आंखों में लाचारी साफ झलक रही थी। दर्द से भरे स्वर में उसने कहा, बेटी, क्या कहूं, इसका तो रोज का यही काम है। विक्रांत पाटिल हर दिन ऐसे ही बिना पैसे दिए सब्जियां ले जाता है। जब मैं मना करती हूं तो मुझे धमकाता है, कहता है मुझसे पैसे मांगेगी तू, अभी तेरा ठेला उठवाकर नाले में फेंकवा दूंगा। मुझे डर लगता है, अगर ठेला चला गया तो घर कैसे चलेगा? मेरे पति विकलांग हैं, उनका इलाज चल रहा है, हर हफ्ते दवाई लेनी पड़ती है, इसलिए मजबूरी में चुपचाप इसे सब्जी दे देती हूं। सानवी यह सुनकर भीतर तक हिल गईं। उन्होंने गहरी सांस ली और पूछा, ताई, क्या आपकी कोई संतान नहीं है? कमलाबाई की आंखें भर आईं। उसने धीमे स्वर में कहा, एक बेटा था, फौजी था, 1 साल पहले जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गया। यह सुनकर सानवी के चेहरे पर गंभीरता और बढ़ गई। उन्होंने कहा, ताई, इस इंस्पेक्टर को तो आपकी मदद करनी चाहिए थी। आप इस उम्र में भी मेहनत करके अपना घर चला रही हैं और ऊपर से यह आपको डराता धमकाता है। सच में कलयुग आ गया है, लेकिन अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कमलाबाई का हाथ थामते हुए कहा, ताई, अब मैं आपके साथ हूं। इस इंस्पेक्टर की दादागिरी अब और नहीं चलेगी। आप ऐसा कीजिए, मेरा नंबर ले लीजिए। कल जब आप ठेला लगाएंगी तो मुझे कॉल करना। कल आपके ठेले पर आप नहीं बल्कि मैं रहूंगी। मैं खुद देखूंगी कि वह पैसे दिए बिना कैसे जाता है। अगर उसने फिर ऐसा किया तो मैं उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करूंगी और उसे कानून की असली ताकत दिखाकर रहूंगी। कमलाबाई की आंखों में कुछ उम्मीद जागी। उसे लगा कि शायद यह महिला मुझे उस इंस्पेक्टर से छुटकारा दिला सकती है। अगली सुबह डीएम सानवी मेहता ने गांव की एक साधारण औरत का रूप धारण किया। साधारण साड़ी पहनी और कमलाबाई के ठेले पर आकर खड़ी हो गईं। ठेले पर सब्जियां तरीके से सजी हुई थीं। ताजी गोभी, गाजर, भिंडी, हरी मिर्च और आलू। चारों ओर वही रोज का सामान्य माहौल था। कुछ ही देर में वही इंस्पेक्टर विक्रांत पाटिल अपनी मोटरसाइकिल पर वहां आ पहुंचा। उसने बाइक सीधे सानवी के ठेले के पास रोकी और घूरते हुए बोला, क्या बात है, आज फिर तू यहीं? वैसे तू उस बुढ़िया की क्या लगती है? कल भी तुझे यहीं देखा था और आज भी तू यहीं है। सानवी ने सहजता से जवाब दिया, मैं उनकी बेटी हूं। आज उनकी तबीयत खराब थी, इसलिए मैंने कहा कि आज ठेले पर मैं बैठ जाती हूं। विक्रांत ने चालाकी भरी मुस्कान के साथ कहा, ओह, तो तू उसकी बेटी है?
उस बुढ़िया ने कभी बताया नहीं कि उसकी इतनी खूबसूरत बेटी भी है। सच कहूं तू बहुत प्यारी लग रही है, उसने ठिठोली करते हुए पूछा। और बता, शादी हो गई क्या तेरी? सानवी ने शांत स्वर में कहा। नहीं, अब भी नहीं हुई। विक्रांत हंसते हुए बोला। ओह अच्छा, मेरी भी शादी नहीं हुई है, मुझसे शादी करेगी? सानवी ने दृढ़ स्वर में कहा। नहीं, मुझे अभी शादी नहीं करनी। विक्रांत हंसकर बोला। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, छोड़ो ये सब। मुझे 1 किलो गोभी चाहिए, साथ में थोड़ा धनिया भी देना। सानवी ने बिना कुछ कहे चुपचाप सब्जियां तौलकर उसके हाथ में दे दी। विक्रांत बोला, अच्छा ठीक है, तो मैं चलता हूं। जैसे ही वह सब्जियां लेकर जाने को हुआ, सानवी ने तेज और सख्त आवाज में कहा, रुकिए विक्रांत साहब, आपने अभी तक सब्जियों के पैसे नहीं दिए। वह ठिठक गया। सानवी फिर बोली, सब्जियों के पैसे दीजिए, ऐसे नहीं चलेगा, यहां हमने कोई फ्री का भंडारा नहीं लगाया हुआ है। विक्रांत झुंझलाकर गुस्से में बोला, कौन से पैसे? मैं तो रोज सब्जियां फ्री में लेता हूं, अपनी मां से पूछ लेना, वो तो मुझे कुछ नहीं कहती। और तू ज्यादा जुबान मत चलाना मेरे सामने। वह जाने के लिए मुड़ा ही था कि सानवी की आवाज और तेज हो गई। रुकिए, आप मेरी मां से चाहे जैसे लेते हो, मुझसे नहीं ले सकते। सब्जियों के पैसे तो देने होंगे आपको। हमें भी पैसे खर्च करके ही ये सब्जियां लानी पड़ती हैं, और अगर हम एक दिन भी सब्जी न बेचें तो हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता। आप जैसे लोग फ्री में सब्जी लेकर हमारे पेट पर लात मारते हैं। इतना सुनते ही विक्रांत पाटिल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसकी आंखें लाल हो गईं। बिना कुछ सोचे समझे उसने अचानक सानवी मेहता के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ इतना तेज था कि सानवी एक कदम पीछे लड़खड़ा गई। उनकी आंखों से आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने खुद को संभाल लिया। चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था, मगर उससे कहीं गहरी चोट उनके आत्मसम्मान पर लगी थी। अब चुप रहने का समय नहीं था। कांपती लेकिन दृढ़ आवाज में सानवी मेहता बोली, आपने एक महिला पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है। आपको अभी अंदाजा भी नहीं है कि आपने किस पर हाथ उठाया है। इसका अंजाम बहुत जल्द भुगतना पड़ेगा आपको। विक्रांत का पारा और चढ़ गया। वह गुर्राकर चिल्लाया, अबे तू क्या समझती है खुद को? कोई बड़ी रईस है, कोई कलेक्टर है, मंत्री है, तू है क्या? तेरी इतनी औकात की मुझे आंख दिखा रही है? गुस्से में बेकाबू होकर उसने सानवी के बाल कसकर खींच लिए। सानवी दर्द से कराह उठी, मगर हिम्मत नहीं हारी। किसी तरह झटके से अपने बाल छुड़ाए। उनकी सांसें तेज हो चुकी थीं, चेहरा लाल था, लेकिन हिम्मत पत्थर की तरह मजबूत खड़ी थी। कड़क आवाज में सानवी बोली, यह सब बहुत गलत हो रहा है, मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करूंगी। तुमने जो किया है उसका हिसाब तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। पर विक्रांत तो अपनी वर्दी और रुतबे के नशे में चूर था। वो जोर से हंसता हुआ बोला, मेरे खिलाफ रिपोर्ट करेगी तू? तेरी इतनी औकात है? तू एक मामूली ठेले पर सब्जी बेचने वाली और मैं इस इलाके का थानेदार। मैं तुझे यहीं खड़े खड़े खरीद सकता हूँ। ज्यादा जुबान चलाई तो उल्टा तुझे ही झूठे केस में फंसाकर जेल में डाल दूंगा। इतना कहकर उसने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और वहां से निकल गया। सानवी वहीं ठेले के पास खड़ी थीं। उनके भीतर गुस्से का ज्वालामुखी फूटने को तैयार था, मगर उन्होंने अपने आप पर काबू रखा। मन ही मन ठान लिया कि इस इंस्पेक्टर को ऐसा सबक सिखाएंगी कि उसकी 7 पुश्तें भी किसी महिला पर हाथ उठाने से पहले 1000 बार सोचेंगी। फिर सानवी मेहता इस बार किसी डीएम की तरह नहीं, बल्कि एक साधारण औरत की तरह थाने पहुंची। थाने में किसी को उनकी असली पहचान का अंदाजा नहीं था। अंदर आते ही उन्होंने चारों तरफ देखा। इंस्पेक्टर विक्रांत पाटिल वहां मौजूद नहीं था। डेस्क पर सब इंस्पेक्टर बैठा चाय पी रहा था। सानवी उसके पास गई और बोली, मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। इंस्पेक्टर विक्रांत पाटिल कहां हैं? सब इंस्पेक्टर ने कहा, विक्रांत साहब तो जरूरी काम से घर गए हैं। सानवी ने कहा, तो मुझे एसएचओ साहब से मिलवा दीजिए। सब इंस्पेक्टर ने कहा, एसएचओ साहब तो फील्ड विजिट पर निकले हैं, आप चाहें तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए। सानवी एक बेंच पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद एसएचओ अंकुर देशमुख, उम्र करीब 26 साल, थाने में आया। उसने बेंच पर बैठी महिला को देखा और तुरंत अपने पास बुलाया। कौन हो तुम और यहां किस लिए आई हो? सानवी बोली, एसएचओ साहब, मुझे रिपोर्ट दर्ज करानी है। अंकुर ने कहा, अच्छा, मेरे कमरे में आओ। दोनों उसके केबिन में गए। अंकुर ने कुर्सी पर बैठते ही कहा, तो तुम्हें रिपोर्ट लिखवानी है?
लेकिन पहले खर्चा पानी देना पड़ेगा। यहां रिपोर्ट दर्ज कराने के आरसा 5,000 लगते हैं। लाई हो तो निकालो फटाफट। सानवी का चेहरा सख्त हो गया। वो बोली, रिपोर्ट लिखवाने के लिए तो कोई पैसा नहीं लगता। आप तो मुझसे खुलेआम रिश्वत मांग रहे हैं। अंकुर ने कहा, अरे तुम्हें किसने कहा कि यहां सब कुछ मुफ्त में होता है? यहां जो भी आता है अपनी मर्जी से पैसे देकर ही जाता है। अगर तुम पैसे नहीं दोगी तो तुम्हारी रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाएगी। सानवी ने गहरी सांस ली, फिर चुपचाप जेब से आरसा 5,000 निकाले और टेबल पर रख दिए। बोली, लीजिए, अब मेरी रिपोर्ट लिखिए। पैसे लेते ही अंकुर ने पूछा, किसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है? सानवी ने सीधी और ठोस आवाज में कहा, इंस्पेक्टर विक्रांत पाटिल के खिलाफ। वो रोज एक बुजुर्ग महिला के ठेले से बिना पैसे दिए सब्जियां ले जाता है। जब वह औरत पैसे मांगती है तो उसे ठेला उठवाने की धमकी देता है और गाली गलौज करता है। और जब मैंने इसका विरोध किया तो उसने मुझ पर भी हाथ उठाया, मेरे साथ अमानवीय व्यवहार किया। मैं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहती हूं। यह सुनते ही एसएचओ अंकुर देशमुख का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में डर साफ छलकने लगा। वह घबराकर अटकते हुए बोला, वाह, वो तो हमारे थाने के सीनियर इंस्पेक्टर हैं, और अगर कोई फ्री में थोड़ा बहुत सामान दे दे तो उसमें बुराई ही क्या है? हम पुलिस वाले हैं, हमारे लिए यह सब तो चलता है। सानवी सब समझ चुकी थीं। अब उन्हें यकीन हो गया था कि यह सिस्टम अंदर तक सड़ चुका है। उन्होंने और कुछ नहीं कहा, बस धीरे धीरे उठीं और चुपचाप थाने से बाहर निकल गईं। लेकिन उनके चेहरे की खामोशी में अब एक अलग ही तूफान था। अगले दिन सुबह डीएम सानवी मेहता अब अपने असली रूप में आ चुकी थीं। वह सरकारी गाड़ी और सुरक्षा कर्मियों के साथ उस थाने के लिए निकल पड़ी। जैसे ही वह थाने में अंदर पहुंची, थाने में खलबली मच गई। जो स्टाफ कल तक उन्हें एक आम औरत समझ रहा था, आज उन्हें इस रूप में देखकर सन्न रह गया। मुख्य हॉल में उनकी नजर सीधे इंस्पेक्टर विक्रांत पाटिल और एसएचओ अंकुर देशमुख पर पड़ी। कल तक रौब में रहने वाले दोनों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। विक्रांत सहमा हुआ बोला, मैडम, आप कौन हैं? अंकुर देशमुख बोला, आप तो कल भी आई थीं रिपोर्ट लिखवाने। सानवी ने सख्त स्वर में कहा, हां, मैं ही थी। मैं हूं इस जिले की नई डीएम डॉ सानवी मेहता, और अब मुझे सब पता है कि तुम दोनों किस तरह गरीबों को डराते हो, रिश्वत मांगते हो और वर्दी की आड़ में गलत काम करते हो। दोनों का रंग उड़ गया। अंकुर घबरा कर बोला, मैडम, अगर आप सच में डीएम हैं तो कृपया आईडी दिखाइए। सानवी ने सरकारी आईडी निकाला और दोनों को दिखाया। आईडी देखते ही विक्रांत पाटिल और अंकुर देशमुख के हाथ पांव कांपने लगे। अंकुर ने घबरा कर कहा, माफ कीजिए मैडम, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। विक्रांत भी सिर झुकाकर बोला, मैडम, जो कुछ हुआ वह दोबारा नहीं होगा। लेकिन सानवी अब पूरी सख्ती में थी। उन्होंने ठोस आवाज में कहा, यह गलती नहीं, अपराध है और इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम दोनों माफी के लायक नहीं हो। तुमने जो किया वह किसी जिम्मेदार अधिकारी का काम नहीं था। वह तो सिर्फ एक अपराधी ही कर सकता है। अगर मैं आज तुम्हें माफ कर दूंगी तो कल तुम फिर किसी गरीब की आवाज दबाओगे। इतना कहकर उन्होंने तुरंत अपना मोबाइल फोन निकाला और जिले के एसपी को कॉल लगाया। आदेश दिया, फला थाने के एसएचओ अंकुर देशमुख और इंस्पेक्टर विक्रांत पाटिल को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए। इनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की जाए। पूरी रिपोर्ट कल तक मेरी टेबल पर होनी चाहिए। एसपी ने आदेश मानते हुए तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। सानवी ने थाने के बाकी स्टाफ की ओर देखा और दृढ़ स्वर में बोली, अब इस थाने में गरीबों का शोषण नहीं होगा। वर्दी की आड़ में कोई भी अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरा थाना सन्नाटे में डूब गया। आज पहली बार वहां सच में इंसाफ की गूंज सुनाई दी। इतना कहकर डीएम सानवी मेहता वहां से जाने लगीं। तभी दोनों अधिकारी घुटनों के बल गिर गए। अंकुर देशमुख कांपती आवाज में बोला, मैडम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हम सच में माफी के लायक नहीं हैं, लेकिन बस एक मौका दीजिए, हम सब कुछ बदल देंगे। विक्रांत पाटिल भी बोला, हमें माफ कर दीजिए मैडम। अगर अब गलती हुई तो आप हमें सस्पेंड मत कीजिएगा, सीधे जेल भेज दीजिएगा। सानवी मेहता ने सख्त आवाज में कहा, तुम दोनों माफी के लायक नहीं हो। यह गलती नहीं, गुनाह है और गुनाह की माफी नहीं होती। तुमने सिर्फ एक आम बुजुर्ग महिला पर अत्याचार नहीं किया, बल्कि तुमने मेरे ऊपर भी
एक महिला और एक डीएम के ऊपर भी हाथ उठाया। भूल गए क्या? कल अगर तुम किसी की जान लेने के बाद पैरों में गिरकर माफी मांगोगे तो क्या मैं माफ कर दूंगी? नहीं, कानून माफी नहीं देता और मैं भी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। पूरा थाना सन्नाटे में डूब गया। आज पहली बार हर किसी ने महसूस किया कि वर्दी से बड़ा कानून है और कानून से बड़ा न्याय। सानवी मेहता ने आखिर में कहा, याद रखना, वर्दी पहनने से कोई ईश्वर नहीं बन जाता। अगर वर्दी पहनकर गुनाह करोगे तो यही वर्दी तुम्हें सलाखों के पीछे भी भेज सकती है। इसके बाद डीएम सानवी मेहता थाने से बाहर निकल गईं। पीछे सिर्फ सन्नाटा रह गया। उस दिन के बाद थाना सच में बदल गया। अब कोई रिश्वत नहीं मांगता, हर फरियादी को बराबरी से सुना जाता। गरीबों की एफआईआर बिना पैसे के दर्ज होती। बाजार, गलियों और चौराहों में अब पुलिस लोगों की मदद करती दिखती, डर नहीं फैलाती। वही सब्जी वाली कमलाबाई जो कभी सहमी रहती थीं, अब अपने ठेले पर मुस्कुराती थीं, क्योंकि अब उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं थी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि पद और रुतबा सिर्फ दिखावे की चीज नहीं, बल्कि बड़ी जिम्मेदारी है। जब कोई अधिकारी अपने ओहदे का इस्तेमाल गरीबों और मजबूरों की मदद के लिए करता है, तभी समाज में असली बदलाव आता है। अन्याय के खिलाफ खड़े होना आसान नहीं होता, लेकिन सच्चा लीडर वही है जो जुर्म करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करे। और सबसे जरूरी बात, लोगों के दिलों में वर्दी का डर नहीं, भरोसा होना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।